नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बातें जेएस की चैनल में, जहां जनरल स्टडीज को हम बनाते हैं आसान और रोचक। आज हम बात करेंगे कि भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी। भारत अब बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में आज ध्यान से चर्चा करेंगे। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब निकालें? जीडीपी रैंकिंग क्या होती है और जीडीपी किस तरह से नापी जाती हैं, ये अर्थव्यवस्था में किस तरह से काम आते हैं, इसके बारे में हम ध्यान से चर्चा करेंगे। इसका आपके जीवन में, नौकरियों में, भविष्य पर क्या क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में भी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। चलिए आज इन सभी टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करते हैं। हमारा फर्स्ट रहेगा कि जीडीपी रैंकिंग कैसे तय की जाती है, भारत कैसे फोर्थ इकोनॉमी बन चुके हैं, आंकड़े और रिपोर्ट क्या बताता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत वर्सेस जापान और भारत वर्सेस जर्मनी, यानी हम भारत को पछाड़कर क्या है, चौथी इकोनॉमी बने हैं। अब हमें जर्मनी को पछाड़कर तीसरे इकोनॉमी बनना है। कारण क्या है, भारत की ग्रोथ के पीछे मुख्य ताकतें क्या हैं, कौन से ऐसी चीज आ गई कि हम दुनिया के देशों को पछाड़कर जीडीपी में आगे बढ़ रहे हैं। भारत पर असर क्या पड़ेगा, दुनिया पर असर क्या पड़ेगा और युवाओं पर असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट हम बताएंगे कि किस तरह से हमें अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, इससे लोगों को रोजगार किस तरह से मिलेगा और अब जर्मनी को पीछे पछाड़ना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वास्तव में जीडीपी क्या होता है और किस बेसिस पर इकोनॉमी को की रैंकिंग निकाली जाती है, इसके बारे में बताएंगे। जीडीपी यानी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम ये बता चुके हैं कि दो जीडीपी क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये किसी देश की एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सभी बनी वस्तुएं और सेवाओं का टोटल मूल्य होता है। जीडीपी दो तरीकों से निकाली जाती है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी में क्या देखा जाता है कि अभी के डेट में, वर्तमान डेट में क्या चल रही है कीमतें, उस पर नापी जाती हैं, यानी वर्तमान कीमतों पर इसे नापा जाता है। रियल जीडीपी क्या होता है कि अगर आप उसमें से अभी जो महंगाई चल रही है उसको हटा दिया जाए तो रियल जीडीपी निकल जाती है। वास्तव में देखा जाए तो जीडीपी से हमें पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है और वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जीडीपी निकाला जाता है। जीडीपी का मतलब सिंपल बताया है कि किसी देश की एक निश्चित सीमा के अंतर्गत वहां की कुल वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य होता है, उसे ही जीडीपी कहते हैं। इसके बारे में पहले से बता चुके हैं। अब ये जो रैंकिंग है वो कैसे पता किया जाता है, जीडीपी रैंकिंग कैसे तय की जाती है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। देखो, हर साल एक आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आता है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों हर साल सभी देशों की क्या करता है, ये नॉमिनल जीडीपी पर ही इसको निकाला जाता है, इसको ही आधार माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा देश कितना उत्पादन कर रहा है और उसकी मुद्रा कितनी मजबूत है। ये देखा जाता है कि उसकी उत्पादन प्रणाली क्या है और उसकी मुद्रा कितनी मजबूत है। जैसे कि बात किया जाए अपनी जो एक डॉलर एक डॉलर की जो वैल्यू है रुपया में देखा जाए तो लगभग 87, 89, 87, 88 आसपास चल रही है। तो ये 80 रुपये क्या है, 80 रुपये यानी हम डॉलर के मुकाबले कमजोर हैं, यानी इसको यही देख के नापा जाता है, इसलिए डॉलर सबसे आगे है। इसलिए अमेरिका सबसे पहले नंबर पे दिखता है, दूसरे नंबर पर चाइना दिखता है, तीसरे नंबर पर जर्मनी दिखता है और चौथे नंबर पर भारत है। अभी रिसेंटली पछाड़ा है किसको, जापान को, ये 5वां नंबर पे आ चुका है। अब देखते हैं कि वास्तव में ये किस तरह से भारत चौथे नंबर पे आया, कौन सा सी रिपोर्ट जारी कर दिए जिसके अनुसार भारत चौथे नंबर का जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर आ गया है दुनिया में। दुनिया के टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्था इस तरह से दिया गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है हर साल। भारत के जीडीपी को बताया है कि भारत को जो जीडीपी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये जापान के जो जीडीपी है उसको 4.1
ट्रिलियन डॉलर आंका गया है, यानी हम इसको क्या कर दिए हैं, पछाड़ दिए हैं। यानी भारत ने जीडीपी के हिसाब पर देखा जाए तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। हम 5 देशों के नाम बता रहे हैं जो जीडीपी के आधार पर उनका विश्लेषण किया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाएं। इसमें जो यूएस की जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो 27 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं चाइना का देखा जाए तो 17 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी की देखा जाए तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, और इंडिया की है 4.2 और जापान की 4.1 ट्रिलियन डॉलर। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि भारत कितने नंबर पे थे, 5वें नंबर पे थे। ये 5वें नंबर से हम कितने नंबर पर आ गए, 4थे नंबर पे आ गए। अब जर्मनी से भी बस थोड़ी सी पीछे है। अब जर्मनी का नंबर है आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। भारत वास्तव में भारत अगर जापान से आगे बढ़ा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, और जर्मनी को पछाड़ना है तो उसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। तो मेन चीज है कि भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, यानी 142 करोड़ जनसंख्या है, और 142 करोड़ जनसंख्या के कारण यहाँ उत्पादन भी अधिक मात्रा में होते हैं, सेवाएं भी अधिक होती हैं, और यही जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी वर्तमान में देखा जाए 2025 में अनुमान लगाया है कि 6.4% क्या है अपनी जो 2025 में भारत की जीडीपी बढ़ रही है। जापान क्यों पीछे हुआ, जापान पीछे होने का रीजन यह है कि इसकी जो औसतन जो जनसंख्या है यानी 12.5 करोड़ जनसंख्या है, भारत के मुकाबले बहुत कम है। और दूसरा चीज है कि इसकी जो ग्रोथ है वे लगभग 1.2% के हिसाब से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे और कम हो रहे हैं। हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में क्या है, एक तो है इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग है, बट इसका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या वे बहुत स्लो है, यहाँ जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण ये इसकी जीडीपी थोड़ा डाउन हो सकता है। अभी इसका जो ग्रोथ अनुमान लगाए गए हैं 1.5% के आसपास लगाए गए हैं, और इस धीमी गति से ये घट रहा है। हमारा जीडीपी 6.4% की बढ़ रहा है, तो इनकी जीडीपी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ये अनुमान लगाया है, तो हम कुछ समय बाद अब जर्मनी को भी क्या कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। मतलब कुल देखा जाए तो यहाँ पे जो जनसंख्या है और जो खपत शक्ति है वो भारत की सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन के आती है जनसंख्या और खपत शक्ति, जिससे भारत को तीसरे नंबर में लाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। ग्रोथ के पीछे की ताकत क्या है, तो पहला ताकत यही निकल के आता है कि पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ एक युवा संख्या है जिसकी उम्र 28-30, ये इस उम्र के लोग ज्यादा हैं भारत में, इसलिए ये जो भारत की ग्रोथ हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। दूसरा चीज है आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, स्टार्टअप कल्चर भी अच्छे से है, मेहनती वर्क फोर्स है, ये सब भारत की ग्रोथ के पीछे की ताकतें हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हमारे यहाँ यूपीआई है, आधार कार्ड है, जन धन सेवाएं है, ई रूपी है, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। जैसे कि गति शक्ति है, ये कार्यक्रम चलाए गए थे, ये सब चीज क्या है, एक तरह से भारत की ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गवर्नमेंट रिफॉर्म कौन कौन से सरकार ने सुधार किए हैं, जैसे से लाए हैं, जैसे कि टैक्स को चुराने के लिए जीएसटी रिफॉर्म किया था, इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सुधार किया गया था, भी सुधार किया गया था। मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोगों को प्रोत्साहित किया गया था कि जो भी सामान है भारत के द्वारा बनाया जाए। और पीएलआई स्कीम, यानी मुख्य रूप से अभी 14 प्रकार के पीएलआई स्कीम भारत में चल रहा है, और ये जो पीएलआई स्कीम है इसके अंतर्गत ही क्या किया जाता है, लोगों को इनिशिएट किया जाता है कि स्टार्टअप खोले और वो भारत के इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दे। चौथा चीज है कि सर्विस और एक्सपोर्ट पावर। अगर बात किया जाए भारत में तो सर्विस और एक्सपोर्ट पावर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अभी बताया गया है कि 2025 में भारत का कुल उद्देश्य है कि $1 ट्रिलियन का क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। इसमें मुख्य रूप से आता है आईटी सेक्टर में, जो यहाँ के लोग हैं वो सीख के कहाँ जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। उसी तरह से फार्मा सेक्टर में देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में भी लोग क्या करते हैं, मेडिसिन के सेक्टर में अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं।
दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह से एजुकेशन के मामले में भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये तेजी से बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी और तेज हो सकती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि हमारे जो पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे वो विदेश नीति की पॉलिसी हो या फिर भारत में जो पॉलिसी बना रहे हैं वो स्ट्रांग है। जिससे क्या होता है, स्ट्रांग होने से यहाँ की जो निवेशकों हैं, जो एफ आई आते हैं और हमारे यहाँ जो DFDI है, यानी मुख्य रूप से FII इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से आते हैं और भारत में निवेश करते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होता है, हमारे जो पॉलिसी होते हैं वे स्ट्रांग होते हैं, इसलिए यहाँ निवेश करना पसंद करते हैं। अब असर क्या, अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो भारत पर क्या असर पड़ेगी, दुनिया पर असर क्या पड़ेगी और आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगी। तो मुख्य रूप से बात किया जाए भारत पर, तो भारत पर असर पड़ेगी कि हमारे जो पहचान है वो विश्व पे अच्छा होगा, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा भारत को, निवेश बढ़ेगा, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं वो भारत में आके निवेश करेगा। इसी तरह से जो विदेश नीति है मजबूत होगी, यानी देखा जाए तो जो G20 होता है, G7 होता है, इसमें अपनी जो पहचान है वो बढ़ते जाएगी। इसलिए जितने भी संस्था हैं, छोटे बड़े संस्था हैं, उस पर भारत का नाम आगे आया जाएगा। दुनिया पर अगर देखा जाए तो दुनिया पर भारत को टॉप 3 पहुंचने की रेस में देखने को मिल रहा है। जर्मनी को पछाड़ सकता है और कुछ समय बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है विश्व में जीडीपी के मामले में। ये जो G20 होता है, WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे मंचों पर भारत को क्या किया जाएगा, भारत की आवाज है वो मजबूत होगी। आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, आम लोगों पर देखा जाए तो रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएगी, स्किल आधारित शिक्षा की मांग होगी और स्टार्टअप को ग्रोथ मिलने की राह और चुनौती क्या है। देखा जाए आगे की राह है कि पहले की ये बता सकते हैं कि अभी की जो चुनौती है आने वाले समय में वो ये है कि प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे है, धीमा गति से चल रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो रेट है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, 7% के आसपास अभी बेरोजगारी रेट चल रहा है, यानी जितने नौकरी है उसके तुलना में जितने लोग हैं उसके तुलना में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी रेट बढ़ चुका है। स्किल गैप है, लोगों के पास अभी देखा जाए तो इतने सब डिग्री लेके बैठे हैं बट उसके पास स्किल नहीं है, तो स्किल गैप बढ़ते जा रहे हैं। रूरल डिमांड कमजोर हो जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है कि हम दूसरे देशों से क्या ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, जिससे कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है ये कमजोर करने में योगदान देती है कि भारत की स्थिति कमजोर होती जा रही है ट्रेड डेफिसिट के कारण। जरूरी यह है कि भारत में एक होना चाहिए स्किल लेवल, स्किल अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच ग्राउंड पर मजबूत हो ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होना चाहिए, कहने का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस एशियन देशों के साथ होता है, यानी हम एशियन देशों के साथ बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस वेस्ट में भी देखने को मिलना चाहिए, यानी ईस्ट के साथ साथ हमें वेस्ट में भी देखने को मिलना चाहिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा जा सके। SME सेक्टर देखा जाए, जो लघु उद्योग सेक्टर होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, उसमें भी उसको सपोर्ट किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने स्टार्टअप को आगे लेकर आ सके, जिसके लिए सरकार को बहुत प्रकार की योजनाएं लागू करनी होगी, तब ये सब बढ़ेगी। दूसरी चीज है घरेलू मांग को बढ़ाना है, ये सब जरूरी चीजें हैं जो भारत को करना है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत की यहाँ जो उपलब्धि हमें मिली है कि हम अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और वो 4थे नंबर पे आ गई है, तो ये सिर्फ आर्थिक ताकत का संकेत नहीं है, ये बल्कि हमारी युवा है, भारत की युवा है, भारत की मेहनत है और उनकी क्षमता का प्रमाण है। अब हम सिर्फ जनसंख्या में नहीं, विकास में भी बड़ी शक्ति बन रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ सकता है हमारी इकोनॉमी और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पे आ सकता है। इसके लिए युवाओं का योगदान बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल बातें जीएस की को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ डाउट है और आगे इसको शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।